हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट देख लिए थे। अब जो अर्ली एक्सपेरिमेंट के बाद है, फिर वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ। तो फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं ग्रीन लीव्स में होता है। अब ग्रीन लीव्स में भी कहाँ? ग्रीन लीव्स में जो सेल होगी, जैसे मीजोफिल सेल। ग्रीन लीव्स में कौन है? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के भी क्लोरोप्लास्ट में। तो मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, ये हुआ करती है। अगर आगे बात करते हैं तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। यू आर डेफिनेटली राइट, फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स। कहाँ होगी? ग्रीन लीव्स में होगी। ग्रीन लीव्स में भी कहाँ? बट डज ऑल्सो इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। ग्रीन पार्ट में भी होती है प्लांट के। जैसे अगर स्टेम ग्रीन है तो उस ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। अब can you name some other parts where do you think where you think photosynthesis में अगर कहाँ पे photosynthesis हो सकती है, तो ग्रीन पार्ट जो भी होता है, जैसे कि स्टेम हो अगर ग्रीन तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगी। ग्रीन थॉर्न है, स्पाइक है, तो अमाउंट कम, मतलब कि कम रहेगी फोटोसिंथेसिस, लेकिन फोटोसिंथेसिस होगी वहां भी। आगे हम बात करते हैं, यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसके पास बहुत सारे नंबर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। अब क्लोरोप्लास्ट है, अपने आप को क्यों अलाइन करता है, तो उसको एक बार देखते हैं क्यों करता है और कैसे करता है। जैसे सबसे पहले तो, अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये तो हो गई सेल। ये सेल का अरेंजमेंट हो गया कुछ इस प्रकार से। ये तीन टाइप हम पढ़ेंगे तो तीनों के बना लेते हैं। अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो हाई लाइट इंटेंसिटी के टाइम पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सभी इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पैरास्ट्रॉफ। पैरास्ट्रॉफ बोलेंगे इसको जब ये पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट के पैरेलल अरेंज हो जाएंगे तो पैरास्ट्रॉफ कहलाएगा। यहाँ से हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही है, हाई लाइट इंटेंसिटी, तो ये कहलाएगा पैरास्ट्रॉफ। अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो ये ऊपर की सरफेस पर अरेंज हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो जाएंगे। तो ये लो लाइट इंटेंसिटी में, तो लो लाइट इंटेंसिटी में ये अरेंज हो जाएंगे जिससे कि लाइट एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, तो इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफ। और अगर लाइट इंटेंसिटी लगभग मॉडरेट लेवल की है, न ज्यादा हाई है न ज्यादा लो है, मॉडरेट लेवल की है, तो ये कहीं भी रैंडम अरेंज होंगे कुछ इस प्रकार से, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन फेस की नहीं होगी। इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ मतलब तीन तरह से क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होता है सेल के अंदर। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो डैमेज ना हो जाए, इसीलिए पैरेलल टू लाइट इंटेंसिटी या पैरेलल टू राइट डायरेक्शन, तो और वॉल से लेटरली वॉल से अटैच हो जाएंगे। अब दूसरा, लो इंटेंसिटी है तो परपेंडिकुलर टू लाइट इंटेंसिटी, मतलब इस तरह से परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएंगे, लाइट इस तरह से आएगी। तो अब मॉडरेट लेवल की है तो एपोस्ट्रॉफी कहलाता है। नेक्स्ट, इसमें हमने इसका अरेंजमेंट देख लिया क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, अलाइनमेंट उसको बोल देते हैं। ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट
जिससे कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी सेल के अंदर पहुंच सके, क्लोरोप्लास्ट में पहुंच सके। ऑप्टिमम क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो उसको नॉर्मलाइज कम करना पड़ेगा, तो ये साइड में अटैच हो जाता है। और अगर कम आ रही है तो उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस पे चले जाएंगे। और मॉडरेट है तो कहीं भी कोई सा भी रह सकता है। अब क्या होगा, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ी हुई है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जब पढ़ी थी तो विद इन द क्लोरोप्लास्ट थ्री मेम्ब्रेनस देयर आर मेम्ब्रेनस सिस्टम। अब मेम्ब्रेनस सिस्टम किससे बना हुआ था, ग्रेना से बना हुआ था। ग्रेना क्या था, हमने कहा था एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलेकोइड होता है। थाइलेकोइड अगर इस तरह से ग्रुप बना लेगा तो इसको हम बोलेंगे ग्रेनम। अगर थाइलेकोइड ऐसा ग्रुप बना लेगा तो ग्रेनम बोलेंगे। और ऐसे ग्रेनम कई सारे हों, जैसे ये ग्रेनम हो गया, ये ग्रेनम हो गया, तो ग्रुप ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना। ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना। तो एक बना, एक है थाइलेकोइड, इसका ग्रुप ग्रेनम, और ये सारे मिलके ग्रेना। और एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को जो कनेक्ट कर रहा है वो है स्ट्रोमा लैमेली। एक ग्रेना से जो दूसरे ग्रेना को कनेक्ट करेगा वो स्ट्रोमा लैमेली है। तो जैसे यहाँ से ये स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रोमा लैमेली, इसको फ्रेट्स चैनल भी बोलते हैं, फ्रेट्स चैनल। तो स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेट्स चैनल हमने देख लिया। ग्रेना क्या था वो हमने समझ लिया। अब इसकी देख लेते हैं एक बार डायग्राम को। ये आउटर वॉल, आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, फिर इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। हमें वो तो याद ही है कि आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल देन द इनर मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि उसके पास पोरीन प्रोटीन होती है। स्ट्रोमा लैमेली, ये स्ट्रोमा लैमेली दिखाई दे रही है वाली, ये पूरा, ये सारा मिला के ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना। ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ये स्ट्रोमा हो गया। ये राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये स्टार्च ग्रेन्यूल है, और ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये हमें इसकी स्ट्रक्चर याद रख लेनी है। और क्या होगा इसमें, देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे, द मेम्ब्रेनस सिस्टम responsible for the trapping of light, trapping the light, and also for synthesis of ATP and NADPH। मतलब जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में हम थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन हो गई, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन का मतलब है कि ग्रेनम में भी और ग्रेना में भी, so ये सारी जितनी भी मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही हैं उन सब की बात कर रहा है। ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है ये लाइट रिएक्शन कराता है। मेम्ब्रेनस सिस्टम लाइट रिएक्शन कराएगा और लाइट को ट्रैप करता है और उसको एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करता है। एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी जिसमें कि शुगर को सिंथेसाइज किया जाएगा। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी जिसके द्वारा CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं, जो लाइट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेटर आर नॉट डायरेक्टली ड्राइवन बट depends on the product of light reaction and ATP or NADPH. Hence it is, hence to distinguish the latter they are called by conventional dark reaction। dark reaction कार्बन रिएक्शन है एक्चुअल में। जो लाइट रिएक्शन है उससे क्या बना था, लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH बनता है, और इस प्रोडक्ट पे डार्क रिएक्शन डिपेंड होती है। तो डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड होती है। नेक्स्ट हम बात करें, हाउएवर इट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस। अगर ये डार्क रिएक्शन बोला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डार्क में ही होगी, ये लाइट में भी होगी। है मतलब लाइट इंडिपेंडेंट है, उसमें भी इनडायरेक्टली लाइट इंडिपेंडेंट, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन डायरेक्टली इसमें लाइट का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट बोला जाता है। डायरेक्टली कोई इसमें डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे,
जो इसके प्रोडक्ट थे कौन, एटीपी और एनएडीपीएस, उस पर ये डिपेंड होता है। तो इस तरह से हमने ये डायग्राम समझा। आगे हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें कितने तरह के पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पिगमेंट के बारे में तो हम जानते ही हैं, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट। कैरोटीनॉइड्स को भी यूनिवर्सल पिगमेंट माना जाता है, क्योंकि जहाँ पे क्लोरोफिल होगा या फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे कैरोटीनॉइड जरूर आता है। और कैरोटीनॉइड क्या करेगा, इसको शील्डिंग पिगमेंट भी बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे क्या करता है ये। Looking at the plant, you ever wondered why and how there are so many shade of the green in their leaves? अब लीव्स हरी होती है, लेकिन हरे में भी, ग्रीन कलर में भी अलग अलग शेड देखने को मिलता है। वो शेड किस पे डिपेंड करता है, वो शेड डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट पे डिपेंड करता है। अब उन शेड को सेपरेट करने के लिए, उसमें से पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक टेस्ट ट्यूब में कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस लेते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस जैसे कि एथेनॉल ले सकते हैं। अब उसको रखेंगे यहाँ पे, एक पेपर लोड करेंगे, पेपर रखेंगे। पेपर कैसा होगा, उसमें इस जगह पे एक पिगमेंट को, या फिर हम कहें इस जगह पे हमने कुछ लोड किया है। क्या लोड किया, जैसे लीफ थी, लीफ को हमने पीसा। पीसने के बाद इसमें हमने क्या किया, इसका जो पानी वो था, एक छोटा सा क्वांटिटी इसकी ली और यहाँ पे इसको लोड किया। और फिर धीरे धीरे जब वो वेपोराइज होगा, तो वेपोराइज होने के बाद ही कुछ इस प्रकार से चलना शुरू कर देते हैं, तो कलर में सेपरेट हो जाते हैं, मतलब पिगमेंट्स अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। जब पिगमेंट सेपरेशन हो जाएगा तो इसी को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी बोल देते हैं। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट shows that color that we see in leaves। अब कलर में जो लीव्स में कलर दिखाई देते हैं, जो भी, वो सभी पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट होकर दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की। अब क्लोरोफिल ए का कलर कैसा है, तो क्लोरोफिल ए का कलर ब्राइट और ब्लू ग्रीन है, तो इसको हम ब्लूइश ग्रीन याद रखेंगे। क्रोमेटोग्राम में ब्लूइश ग्रीन दिखाई देगा। अब क्लोरोफिल बी का कलर कैसा है, तो येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन को हम येलोइश ग्रीन याद रखेंगे। दूसरा ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल का कलर येलो होता है, और कैरोटीनॉइड्स का कलर येलो टू ऑरेंज। ज़ैंथोफिल का येलो होता है, कैरोटीनॉइड्स का येलो टू ऑरेंज होता है, ये हमें याद रखना है। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट प्ले इन द फोटोसिंथेसिस। अभी इतने सारे पिगमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, क्यों हैं, क्या रीजन है इसका, तो वो यहाँ पे देखते हैं। पिगमेंट्स आर substances that an ability to absorb the light at a specific wavelength। कुछ ऐसा होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंट टाइप के पिगमेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं, जैसे कि अब ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है इसका, अब ये जो स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, सिर्फ ब्लू को छोड़ के सारी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ब्लू को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ब्लू रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी तो ब्लू दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जो जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसी कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, तो अब रिफ्लेक्ट जिस वेवलेंथ की लाइट को कर रहा है, उस वेवलेंथ की लाइट को कोई और डिफरेंट कलर का जो पिगमेंट था वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। अब आगे बात करते हैं और क्या होगा इसमें। पिगमेंट substances that have an ability to absorb the specific wavelength। अभी ग्राफ को अगर देखते हैं तो इसको, ग्राफ को समझते हैं यहाँ पे कि कहना क्या चाह रहा है। ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये जो है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे विबग्योर बना सकते हैं हम। वॉयलेट, यहाँ रेड आ जाएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू,
कुछ इस प्रकार से विबग्योर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और यहाँ पे अगर विजिबल स्पेक्ट्रा देखें तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजिबल स्पेक्ट्रा हुआ करता है, जिसमें विबग्योर आ जाता है। अब अगर इसमें रेंज देख रहे हैं हम, तो जो क्लोरोफिल ए का ए में एब्जॉर्प्शन है, क्लोरोफिल बी के द्वारा एब्जॉर्प्शन है, कैरोटेनॉइड्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू में ही दिखाई दे रहा है। कंबाइंडली अगर देखें तो इसमें ऑल ओवर एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो ये ब्लू रीजन मानते हैं इसको पूरे को। ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू है, इस पूरे को ब्लू रीजन मानेंगे। तो ब्लू रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब ब्लू रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एनर्जी तो ब्लू रीजन में ज्यादा होगी। उसके बाद फिर ग्रीन, और ये ग्रीन, येलो और ऑरेंज में कम होगा, और उसके बाद रेड रीजन में फिर से एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। तो जहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है वहां पे एक्शन भी ज्यादा होगा। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रा आ गया। तो ब्लू रीजन में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ था तो ब्लू रीजन में एक्शन भी ज्यादा हुआ। अब ग्रीन, ऑरेंज और रेड में एब्जॉर्प्शन कम है तो उसमें एक्शन भी कम होगा। नेक्स्ट कौन है? रेड। रेड में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ तो वहां पे भी एक्शन फिर से बढ़ जाएगा। तो इसको कंबाइन करके दिखा दिया। ये क्लोरोफिल ए का था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और ये था एक्शन स्पेक्ट्रा। तो इसको कंबाइन करके दिखा दिया। जहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहां पे एक्शन भी ज्यादा है, और जहां पे एब्जॉर्प्शन कम है वहां पे एक्शन भी कम है। एक्शन से मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन से यहाँ पे क्या मतलब है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हमें याद रखना है। और क्या होगा इसमें? पिगमेंट्स के बारे में हमने देख ही लिया। तो ये फोटोसिंथेसिस में किस तरह से रोल प्ले करते हैं? तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करने का ये काम किया करते हैं। These graphs together shows the most photosynthesis takes place in blue and red region। इससे क्या पता चला? ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है ऑफ द स्पेक्ट्रम। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस एट अदर वेवलेंथ। कुछ फोटोसिंथेसिस अदर वेवलेंथ पे भी होती है ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। थ्रू क्लोरोफिल इज द क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट। जो क्लोरोफिल है वो एक मेजर पिगमेंट है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट ट्रैपिंग। अदर थाइलेकोइड पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, ये सब भी होता है, विच आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट। अब जैसे क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल ए को छोड़ के कौन कौन से, जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गया, इन सबको एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, हेल्प करते हैं, इसलिए इनको एक्सेसरी पिगमेंट बोला जाता है। ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। Indeed, they not only enable a wide range of wavelengths of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect the chlorophyll A from the photooxidation। अब ये कहना क्या चाहता है? कैसे फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएगा? तो इसको जरा यहाँ समझते हैं कि जब पहले तो जो क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। अदर देन क्लोरोफिल ए सभी क्या बनाएंगे फिर? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं। अब उसमें से होगा क्या कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। जैसे 2H2O था, अभी किस किस की प्रेजेंस में? MnCa और Cl, इनकी प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो 4H पॉजिटिव प्लस 2 ऑक्सीजन एटम प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो किस इस तरह से ये ब्रेक होगा। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये हाईली रिएक्टिव है। अब हाईली रिएक्टिव है तो ये जो रिएक्शन सेंटर था क्लोरोफिल ए, इसको ऑक्सीडाइज कर देगी। और अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो क्लोरोफिल ए मतलब कि रिएक्शन सेंटर डैमेज हो जाएगा। और रिएक्शन सेंटर डैमेज हो जाएगा तो फर्दर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा।
तो नो फोटोसिंथेसिस, मतलब कि हमें क्या करना है, इस नेसेंट ऑक्सीजन से क्लोरोफिल ए को बचाना है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन का क्या किया जाएगा, फिर आते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, ये ऑक्सीजन एटम को जोड़ के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन से कैसा हो जाता है, एकदम हम कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव हो जाता है। जैसे ये होता क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है, इसके साथ ही नेसेंट ऑक्सीजन आया। अब इसमें क्या होगा, तो ये यहाँ से ट्रैप हुआ, और ट्रैप होने के बाद क्या हो जाएगा, ये वापस से खुद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग सेपरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ट्रैप कराता है, और ट्रैप कराने के बाद यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन हट जाएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन हटने से जो रिएक्शन सेंटर का डैमेज होने का खतरा था वो भी कम हो जाएगा, तो रिएक्शन सेंटर नॉर्मलाइज रहेगा। तो हम कहेंगे ये जो पिगमेंट था, ये जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, ये कौन है, शील्डिंग पिगमेंट है। कैसे शील्डिंग पिगमेंट क्यों है, क्योंकि इसने बचा लिया क्लोरोफिल ए को डैमेज होने से, तो ये शील्डिंग पिगमेंट कहलाएगा। तो कैरोटीनॉइड्स ने कैसे प्रोटेक्ट किया ऑक्सीडेशन होने से, वो हमने देख लिया, उसको फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। व्हाट इज लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या होती है, तो लाइट रिएक्शन समझने के लिए, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी और NADPH2। तो लाइट रिएक्शन क्या है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल फेज है, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमने अभी अभी देखा था कैसे होता है। साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी, यही वाली ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी जो अभी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के दौरान हुई थी। हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बन जाएंगे, जैसे कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADP निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यहाँ पे बन जाएगा। और क्या होगा फिर इसमें, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है, जो पिगमेंट्स है वो डिस्क्रीट मतलब एकदम अलग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अरेंज होता है। अब कैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अरेंज होता है, विद इन द फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। कैसे, अगर हम इसको देखें तो ये पूरा फोटो सिस्टम है। इस फोटो सिस्टम में ये जो दिखाई दे रहा है, ये रिएक्शन सेंटर है, और ये रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए का रिएक्शन सेंटर बना हुआ है। और ये जो दिख रहे हैं, ये सारे पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल ए, ये सारे कौन है, अदर देन क्लोरोफिल ए, अदर देन क्लोरोफिल ए। तो अदर देन क्लोरोफिल ए जो है वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये सभी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो रिएक्शन सेंटर बीच में है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एक्सेसरी पिगमेंट है। एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये अदर देन क्लोरोफिल ए, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करते हैं। और वेवलेंथ की लाइट को, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करेंगे, और ट्रैप करके कहाँ पहुंचा देंगे, रिएक्शन सेंटर पे। जैसे यहाँ से आया, ऐसे घूमते फिरते सब कहाँ पहुंचा देंगे, सबका टारगेट रिएक्शन सेंटर पे होगा। तो सब रिएक्शन सेंटर पे अपनी लाइट एनर्जी को पहुंचा देंगे। फिर क्या होगा, दीज आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। अब ये डिस्कवरी के सीक्वेंस में, पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर हो गया था, फिर फोटो सिस्टम सेकंड डिस्कवर हुआ था। नॉट इन सीक्वेंस इन विच फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में कौन पहले फंक्शन करता है उसके बेसिस पे नहीं है ये डिस्कवरी के सीक्वेंस के बेसिस पे, क्योंकि फंक्शन पहले फोटो सिस्टम सेकंड करता है, उसके बाद फर्स्ट करता है। क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड 680 नैनोमीटर पे काम करता है, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 नैनोमीटर पे काम करता है। लेकिन पहले देखा गया फोटो सिस्टम फर्स्ट, बाद में सेकंड, मतलब डिस्कवरी के आधार पे।
Light harvesting complex are made up of hundreds of the pigment molecule bounded to protein. तो बहुत सारे hundreds of molecules इसमें present होते हैं pigment molecule. Each photosystem has all pigment except one chlorophyll A. तो एक फोटोसिस्टम में सभी होंगे क्लोरोफिल ए को छोड़कर. क्यों? क्लोरोफिल ए तो रिएक्शन सेंटर बनाता है. क्लोरोफिल ए क्या करेगा? रिएक्शन सेंटर बनाएगा फॉर्मिंग द. अब क्लोरोफिल ए को छोड़ दें, अगर ये फोटोसिस्टम है तो उसमें से अगर ये जो है ये क्लोरोफिल ए है, इस क्लोरोफिल ए को छोड़ दो तो ये जो बचा हुआ है ये सारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो क्लोरोफिल ए को छोड़ के जो भी बचे सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और उनको बोल देंगे हम एंटीना मॉलिक्यूल्स. ये सभी एंटीना मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे. These pigments helps to make the photosynthesis more efficient. अब इन पिगमेंट्स की मदद से more efficient photosynthesis होती है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप कर रहे थे और रिएक्शन सेंटर को भेज रहे थे. The single chlorophyll A molecule The single chlorophyll A molecule forms the reaction center. ये हमें याद रखना है कि यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में एक अकेला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ना, ये सिर्फ एक ही होता है, बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होते. यहाँ पे एक ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है. यहाँ पे लिखा भी है द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटोसिस्टम. दोनों फोटोसिस्टम में रिएक्शन सेंटर डिफरेंट होंगे. फोटोसिस्टम फर्स्ट इन फोटोसिस्टम फर्स्ट रिएक्शन सेंटर हैज क्लोरोफिल ए. रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर. मतलब कि फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो 700 नैनोमीटर तक हो जाएगा, जबकि इसलिए इसको पीएस फोटोसिस्टम 700 या P700 भी बोलते थे, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड में 680 तक होता है, इसीलिए इसको P680 भी बोलते हैं. तो यहाँ तक हमने फोटोसिस्टम क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, रिएक्शन सेंटर क्या है, तो वो हमने समझा. तो ये कंप्लीट फोटोसिस्टम है. ये रिएक्शन सेंटर है जो कि क्लोरोफिल ए बनाता है. हमें याद रखना है कि रिएक्शन सेंटर में सिर्फ एक ही क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे नहीं होते हैं. और बाकी जो अदर बचे ये सब एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि एंटीना मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस किस तरह से होता है? तो सबसे पहले तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है. तो साइक्लिक को हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. साइक्लिक जो है तो हम कहेंगे साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन. तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू.